हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से सभी प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग, जो भी आपके दोस्त हैं, जिनका भी नंबर आपके पास है, जो भी आपकी क्लास में हैं, उनके सब के पास इस सेशन को शेयर कर दो और सब लोग सब्सक्राइब कर लो। भाई, सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट भी करते रहें। तो इस सेशन को शेयर कर दो अधिक से अधिक मात्रा में। अब हम आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? ये आपका उत्तर है। तापमान को कहते हैं, या वर्षा को कहते हैं, या सर्दी एवं गर्मी को कहते हैं, या मौसम की दशाओं के औसत को कहते हैं। चलिए भाई, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन को पढ़ें, समझें, फिर उत्तर करने का प्रयास करें। उस सेशन के लास्ट में आप कमेंट द्वारा बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। जलवायु किसे कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? मौसम की दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम की दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। समझ गए ये प्रश्न? ये प्रश्न समझ गए ना? मौसम की दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर ख। दूषित दूध से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मतलब संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी के बारे में आपको बताना है। इस ऐसा दूध पीने से जो दूध संदूषित हो गया है, कौन सी बीमारी होती है? तो इससे एड्स होता है, या कैंसर होता है, या टीबी होती है, या पोलियो होते हैं। संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? चलिए भाई, हम आधा मिनट का आपको समय देते हैं, उत्तर करने का प्रयास करें। संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? उत्तर देते रहें और कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए भाई, अब समय समाप्त हो रहा है, हम इसका उत्तर बताते हैं। संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये संदूषित दूध से टीबी होती है भाई, टीबी हो जाती है। प्रश्न नंबर ख का ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होगा, टीबी। चलिए प्रश्न नंबर ग की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर ग। फसलों की पैदावार बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? फसलों की पैदावार बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? चलिए ऑप्शन देख लें। लगातार एक फसल बोना, या फसल चक्र अपनाना, या अधिक पानी की व्यवस्था करना, या कम सिंचाई करना। चलिए भाई, उत्तर बताने का प्रयास करें। फसलों की पैदावार बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? आपको थोड़ा हम समय देते हैं, आप उत्तर बताने का प्रयास करें।
फसलों की पैदावार बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने का साधन कौन सा है? फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपना करके फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मतलब एक ही खेत में बार बार उसी फसल का नहीं बोया जाना, फसल बदल बदल के बोना ही फसल चक्र कहलाता है। और फसल चक्र के द्वारा फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो प्रश्न नंबर ग का ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर घ, जैम तैयार किया जाता है। जैम तैयार किया जाता है, तो जैम किससे तैयार किया जाता है भाई? ये आपको बताना है। तो जैम केले से तैयार किया जाता है, या सेब से तैयार किया जाता है, या नींबू से तैयार किया जाता है, या अंगूर से तैयार किया जाता है? जैम तैयार किया जाता है। और दोस्तों सेशन को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। और 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इजी न लगे, सब आप 2-3 बार देखेंगे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो जाएंगे। बस आप कम से कम 2-3 बार देखें, आपके सारे उत्तर याद हो जाएंगे। मतलब इधर उधर घूमने के खेलने बजाय आप अपने कोर्स की तैयारी करें और 2-3 बार सेशन को देखा करें, ताकि आपको याद हो जाए और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो जैम तैयार किया जाता है, तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। जैम तैयार किया जाता है किससे? तो ये तैयार किया जाता है सेब से। जैम तैयार किया जाता है सेब से। प्रश्न नंबर घ का उत्तर सेब होगा। 2 ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। जैम तैयार किया जाता है सेब से। चलिए भाई अब आप समझ गए जैम किससे तैयार किया जा रहा? सेब से। अगले प्रश्न पे आ जाइए। जेली बनाई जाती है, तो जेली किससे बनाई जाती है? अमरूद से बनाई जाती है जेली, या जेली केला से बनाई जाती है, या जेली पपीता से बनाई जाती है, या जेली गाजर से बनाई जाती है? जैम को भी देखा, जैम सेब से तैयार किया जाता है, पर जेली किससे बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन को चुनकर उत्तर करें। जेली बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है भाई? जेली बनाई जाती है पपीता से। प्रश्न नंबर अंगा का ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होगा। पपीता, जेली पपीता से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर अंगा का ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर है। चलिए इसमें है प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। मतलब इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं उनके खंड दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, फिर उसका उत्तर लिखना चालू करेंगे। खंड का, फिर खंड का, फिर खंड ग, फिर खंड घ, ऐसा उत्तर लिखेंगे। ऊपर काली पेन से प्रश्न उत्तर नंबर 2, फिर खंड का या प्रश्न का, प्रश्न खा, पहले ऊपर लिख देंगे प्रश्न नंबर 2, तो उसके बाद में फिर नीचे लिखना चालू करेंगे प्रश्न नंबर का, प्रश्न नंबर खा, प्रश्न नंबर गा, प्रश्न नंबर घा, प्रश्न नंबर अंगा, पर ऊपर प्रश्न नंबर 2 लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 अब हम आपको बताते हैं क्या है इसमें। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए भाई इसमें ऑप्शन को पढ़ेंगे।
तो देखेंगे जो सही होगा उसके सामने यहाँ पे निशान लगा देने हैं, यहाँ पे सही के सामने सही, गलत के सामने गलत। तो चलिए भाई अब हम इसका प्रश्न पढ़ना चालू करते हैं। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये सही है या गलत, ये आपको बताना है कि गाय के दूध का रंग कैरोटीन के कारण होता है या नहीं होता है। तो चलिए भाई हम बताते हैं, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, सही है। सही का निशान लगा दिया मैं। अब प्रश्न नंबर ख पे आ जाएं। सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। सदाबहार वाले वृक्ष या सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। ये वही बाग हैं जहाँ पे पानी अधिक मात्रा में बरसता है, पानी ज़्यादा मिलता रहता है, वर्ष भर पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। तो सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग के बीच में लगाने चाहिए या किनारे लगाने चाहिए, साइड में लगाना चाहिए, मेड़ों पर लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, आप इसको पढ़ें। सही है गलत है उसका उत्तर दें। तो सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष में हमेशा सदाबहार वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए, ये भी आपका सही है। अब प्रश्न नंबर ग पे आ जाएं। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है। अब हैरो चलाने का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है, गलत सही का निशान लगाना है। तो हैरो चलाने का उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है या मिट्टी को पलटना है या हल्की जुताई करना है या उथली जुताई करना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। आपके सामने प्रश्न है, हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है। तो भाई ये भी ऑप्शन आपका सही है। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है। अब प्रश्न नंबर घ पे आ जाएं। बरसीम की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है। बरसीम के फसल में 120 ग्राम नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए 120 ग्राम प्रयोग की जाती है या कम प्रयोग की जाती है या ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो बरसीम की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है, ये ऑप्शन आपका गलत है भाई, समझिए। अब आम के बाग, अगला प्रश्न नंबर अंगा। आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए। आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए। नहीं भाई, इसमें आप देखना है कि ईंट के भट्टे के पास आम के बाग लगाने से क्या होगा, तो आम के बाग तैयार नहीं होंगे। आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाना चाहिए, ये गलत है। चल भाई इस पे गलत निशान लगा दिया। अब आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, आपको सब याद हो जाएगा। बस आप 2-3 बार पूरा सेशन देखेंगे। तो ये भी प्रश्न नंबर अंगा का आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए, गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भाई इसमें, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और किताब में अच्छी तरह पढ़े होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। और आप पूरे कोर्स की तैयारी आपको करना है। आप पूरे कोर्स से हम आपको पूरा कोर्स तैयार करवा रहे हैं। आप इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो आपको हम प्रश्न बताते हैं, फिर आपको समय देंगे क्या इसमें रिक्त स्थान में लिखा जाएगा, उसके बाद में हम आपको बताएंगे भी। तो प्रश्न का
दूध एक खाली स्थान है भाई, यहाँ पे आहार है। तो दूध कैसा आहार है? दूध पीने योग्य है, खाने योग्य है, कैसा आहार है? संपूर्ण है या नहीं संपूर्ण है, ये आपको बताना है। इसमें क्या भरा जाएगा? तो भाई दूध एक संपूर्ण आहार है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? संपूर्ण। समझ गए ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर खा, मुंह पका खुरपका बीमारी से फैलती है। मुंह पका खुरपका बीमारी किससे फैलती है? ये आपको इसमें ऑप्शन में भरना है खाली स्थान में। मुंह पका खुरपका बीमारी किससे फैलती है, ये आपको लिखना है। तो चलिए भाई खाली स्थान की पूर्ति करें। मुंह पका खुरपका बीमारी से फैलती है। तो चलिए हम क्या इसमें खाली स्थान में लिखा जाएगा, हम आपको बताते हैं। मुंह पका खुरपका बीमारी विषाणु से फैलती है। विषाणु से फैलती है। तो प्रश्न नंबर खा में लिखा जाएगा विषाणु। समझिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर गा, बाग लगाने का गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय का क्या है भाई? बाग लगाना है आपको, तो उसके लिए गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय पूछ रहा है। इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? उस सर्वोत्तम स्थान भरा जाएगा। उस सर्वोत्तम स्थान का आपको पता होना चाहिए कि बाग लगाने का गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय क्या है। तो चलिए भाई अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिखिए, कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और सेशन को शेयर कर दें। जिनका भी नंबर हो, जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, शेयर कर दें। सेशन चालू है। तो बाग लगाने का गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय, तो सर्वोत्तम समय क्या है भाई? यह है जुलाई और अगस्त। क्या भरा जाएगा इसमें? बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय जुलाई और अगस्त है। ऐसा आपको लिखना है। ये नहीं कि प्रश्न नंबर उत्तर नंबर प्रश्न नंबर 3, फिर प्रश्न नंबर गा जुलाई अगस्त, ऐसा नहीं। आपको लिखना है पूरा, बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय, फिर काली पेन से लिखना जुलाई और अगस्त, फिर नीली पे आ जाना है। तो जो आप इसमें खाली स्थान में लिखेंगे उसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे या काली पेन से कर देंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का खंड गा वाला प्रश्न आपको बता दिया, जुलाई और अगस्त है। काली पेन से इसको लिखेंगे जुलाई और अगस्त, ताकि आपको पता रहे कि मैंने क्या इस खाली स्थान में भरा है, क्या खाली स्थान में लिखा हूं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर खाली स्थान, विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। विधि, कौन सी विधि सिंचाई की उत्तम विधि है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर यानी प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर में क्या लिखा जाएगा? विधि से सिंचाई की उत्तम विधि है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लिखने का प्रयास करें। इसमें खाली स्थान में क्या लिखा जाएगा। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद में हम इसका उत्तर आपको बताएंगे। विधि से सिंचाई की उत्तम विधि है। तो भाई यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? क्यारी विधि। क्यारी विधि सिंचाई की उत्तम विधि है।
समझिए, क्यारी विधि, यहाँ भरा जाएगा क्यारी विधि। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर अंगा, सूरजमुखी की बुआई खाली स्थान माह में होती है। सूरजमुखी की बुआई फिर खाली स्थान माह में होती है। तो अंगा का उत्तर बताएं भाई। चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। सूरजमुखी की बुआई कब हो रही, किस माह में हो रही, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, सूरजमुखी की बुआई माह में होती है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा। आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, आप लिखिए, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे सच में सही में ये आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 काली पेन से कॉपी के बीच में लिखेंगे, लाइन के बीच में, फिर लिखेंगे खंड घा या खंड अंगा। तो ये अब फिर लिखना चालू करेंगे। सूरजमुखी की बुआई जून, क्या लिखेंगे, जून जुलाई, जुलाई माह में होती है। सूरजमुखी की बुआई जून जुलाई माह में होती है। तो ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, सही मिलान कीजिए। अब इसमें आपको सही मिलान करना है। देसी हल दिया गया है, मेस्टन हल दिया गया है, तवेदार हल दिया गया है, सीड ड्रिल दिया गया है, हार्वेस्टर दिया गया है। हार्वेस्टर दिया गया है, ये मिट्टी पलटने के लिए, जुताई के लिए, उथली जुताई के लिए, मड़ाई एवं कटाई हेतु या बुआई हेतु। अब आपको ये सही मिलान करना है कि किस हल से या ये का खा गा घा जो दिया गया है इसको किससे मिलाएं। तो आप मिलान करें अच्छी तरह भाई। देसी हल, तो देसी हल से क्या किया जाता है, देसी हल जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए मिला दिया। फिर मेस्टन हल, मेस्टन हल से क्या किया जाता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं, मेस्टन हल, मेस्टन हल का प्रयोग किया जाता है मिट्टी पलटने के लिए। वह तवेदार हल, तवेदार हल से क्या होता है, तवेदार हल, तो तवेदार हल से उथली जुताई की जाती है। तवेदार हल से उथली जुताई की जाती है। फिर है आपका सीड ड्रिल, सीड ड्रिल से क्या किया जाता है, सीड ड्रिल से भाई बुआई की जाती है। इससे बीज की बुआई की जाती है सीड ड्रिल से। फिर एक बचा है हार्वेस्टर, हार्वेस्टर से क्या किया जाता है, मड़ाई एवं कटाई, हार्वेस्टर से मड़ाई एवं कटाई की जाती है। तो इस प्रकार ये आपका सही मिलान वाला प्रश्न है। अब आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे, सब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देसी हल जुताई के लिए, मेस्टन हल मिट्टी पलटने के लिए, तवेदार हल उथली जुताई के लिए, सीड ड्रिल बुआई के लिए, हार्वेस्टर मड़ाई एवं कटाई हेतु। तो चलिए ये आपका मिलान हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 5, तो जैसे आपको कॉपी में कैसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर, प्रश्न उत्तर या प्रश्न नंबर 5 ऐसा लिखेंगे। फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पाँच, ये लिखा। फिर लिखेंगे कहाँ से, झेक्का लिखना है तो यहाँ लिखेंगे खंड का। अब यहाँ से लिखना चालू करेंगे, समझ गए कि नहीं। फिर से लिखेंगे बीच में
प्रश्न 5। फिर यहाँ लिखेंगे खंड का। अब यहाँ से उत्तर लिखना चालू करेंगे। यहाँ से जो भी लिखना है आपको यहाँ उत्तर लिखेंगे, ये पूरा हो जाएगा, फिर लिखेंगे खंड खा। समझ रहा? फिर ऐसा लिखना चालू करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 में हम क्वेश्चन पे आते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब पहला इसमें खंड का वाला प्रश्न है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो चलिए भाई बताइए, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका उत्तर होगा, एक शब्द में नहीं देना है आपको, पूरा पढ़ के सुनाएं। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार लिखा ही है। अगर आपके पास समय रहेगा तो वहाँ लिख देंगे, नहीं समय रहेगा तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करना लिखने की। रबी की फसल, रबी, खरीफ, खरीफ, जायद। समझिए, इस तरह आपको लिखना है। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 जायद, नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। तो इस प्रकार आपको लिखना है। फिर से सुन लीजिए, उत्तर लिखेंगे मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का खंड का आपका उत्तर हो गया। चलिए अब खंड खा पे आ जाते हैं। कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? कद्दू वर्ग में यानी कि हरी सब्जियां आपसे, तो कद्दू वर्ग की हरी सब्जियों में भी कद्दू वर्ग की सब्जियां पूछी जा रही हैं। तो कद्दू वर्ग की कौन कौन सी सब्जी आती हैं? तो आपको कम से कम 2-3 सब्जियों का नाम लिख देना है। तो कद्दू वर्ग में जैसे लिखेंगे लौकी, लौकी, तरोई, चिचिरा, ये कद्दू वर्ग की सब्जियां हैं। और खुद कद्दू और जो भी हरी सब्जियां इस तरह की, जो लौकी, तरोई, चिचिरा, कद्दू, ये कद्दू वर्ग की सब्जियां हैं। तो 2-3 सब्जियों के नाम आपको लिखना है। कद्दू वर्ग में निम्नलिखित सब्जियां आती हैं। और फिर लिखेंगे लौकी, पहले ऐसे लिखेंगे कद्दू वर्ग में निम्नलिखित प्रकार की सब्जियां आती हैं, जैसे लौकी, तरोई, चिचिरा, कद्दू आदि। ऐसा उत्तर आपका पूरा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। खंड ग, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? तो की जाती है भाई, किस विधि से की जाती है? क्यारी विधि से की जाती है। क्यारी विधि, ठीक। पर एक शब्द में नहीं लिखना है आपको। प्रश्न लिखा है सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है, तो आपको उत्तर लिखना है सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से। सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से की जाती है। समझिए, पूरा लिखना है, सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से की जाती है। ऐसा उत्तर देना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर घ, गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताने का प्रयास करें भाई। तो ये उपयुक्त मिट्टी है
दोमट, समझिए दोमट। तो अकेले दोमट ही नहीं लिख देना, नहीं तो प्रश्न नंबर 5 डाल दो, फिर खंड घा डाल दो और फिर उसके आगे लिख दो दोमट, ऐसा नहीं। प्रश्न नंबर 5 फिर खंड नंबर घा, फिर लिखना चालू करना है। गन्ने की फसल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, पूरा लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हल कितने प्रकार के होते हैं? हल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? ये 5 प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के। तो लिखना है हल, इसमें प्रश्न है हल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है हल 5 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। हल 5 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार के हैं या जिनका वर्णन इस प्रकार है, या ऐसा लिखना हल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नहीं भाई, ऐसा लिखना हल 5 प्रकार के होते हैं जो इसका विवरण इस प्रकार है। तो फिर लिखेंगे हल 5 प्रकार के होते हैं, हल 5 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं, ऐसा जो इस प्रकार हैं, ऐसा लिख देना इस प्रकार हैं। हल 5 प्रकार के होते हैं, हल 5 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऐसा नंबर डाल देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसा डाल देना। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 देसी हल, समझ गए, देसी हल। फिर नंबर 2 मिट्टी पलटने वाला हल, मिट्टी पलटने वाला हल, ठीक। फिर तीसरे में क्या लिखेंगे? तीसरे में लिखेंगे तवेदार हल, तवेदार हल, तवेदार हल। फिर चौथे में कल्टीवेटर हल, कल्टीवेटर हल। फिर पांचवें में क्या लिखेंगे? हैरो हल, हैरो हल। तो समझिए देसी हल, मिट्टी पलटने वाला हल, तवेदार हल, कल्टीवेटर हल और हैरो हल, इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। और इसकी व्याख्या भी करना हो तो जैसे मिट्टी पलटने वाले हल में कौन से आते हैं? मेस्टन हल और शाबाश हल। अगर और ज़्यादा लिखना हो तो लिखेंगे नंबर 1 देसी हल, नंबर 2 मिट्टी पलटने वाला हल, और इसके आगे लिख देंगे मिट्टी पलटने वाला हल 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 मेस्टन हल, नंबर 2 शाबाश हल। फिर आएंगे नंबर 3 पे तवेदार हल, फिर नंबर 4 पे कल्टीवेटर हल, नंबर 5 पे हैरो हल। तो हल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार में आपको इसमें लिख दिया, पढ़ के सुना दिया। उसके अंदर मिट्टी पलटने वाले हल का 2 उपभाग भी है, वो भी आपको बता दिया। उपभाग है मेस्टन हल और शाबाश हल। तो चलिए ये प्रश्न आपका हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 50 शब्दों में देना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में कम से कम देना है और सभी प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं? नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं? तो अब इसका उत्तर आप देने का कोशिश करें भाई, चलिए बताने का प्रयास करें। नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं।
आप उत्तर ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, याद करते रहें। 2-3 बार आप सेशन को देखेंगे, आपका सारा उत्तर याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सुनिए, नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियां खा जाती हैं। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े समय में नीलगायें खड़ी फसल को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार टिड्डियां करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। चलिए हम इसको एक बार और फिर आपको सुनाते हैं। एक बार 2 बार हम सुना देते हैं, 2-3 बार सेशन देख लेंगे, याद हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए। नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियां खा जाती हैं। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े समय में नीलगायें खड़ी फसल को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार टिड्डियां करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का खंड का आपको उत्तर में 2 बार पढ़ के सुनाया। आप 2-3 बार सेशन देखेंगे, बस आपको याद हो जाएगा। अब खंड खा की तरफ चलते हैं। प्रश्न खंड खा, वृक्षारोपण करने से क्या लाभ होता है? वृक्षारोपण करने से क्या लाभ होता है? तो चलिए भाई, अब इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। वृक्षारोपण करने से क्या लाभ होता है? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनना है, समझना है, याद करना है। तो वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। वृक्षारोपण में फल फूलों के अलावा कुछ विशेष स्थानों पर विशेष तरह के वृक्षों को लगाया जाता है। इन वृक्षों की पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। वृक्षारोपण करने से और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनसे इमारती लकड़ी, ईंधन, यात्रियों को छाया, भूक्षरण पर रोक, कागज उद्योग को कच्चा माल के अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। सरकार वृक्षारोपण करने के लिए वन महोत्सव का आयोजन करती है। सड़कों, नहरों, रेल पटरियों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण में सुधार किया जाता है। तो चलिए एक बार सुनाया, दोबारा हम फिर इसको आपको सुनाते हैं। सुनिए ध्यानपूर्वक।
वृक्षारोपण में फल वृक्षों के अलावा कुछ विशेष स्थानों पर विशेष तरह के वृक्षों को लगाया जाता है। इन वृक्षों की पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। वृक्षारोपण करने से और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनसे इमारती लकड़ी, ईंधन, यात्रियों को छाया, भूक्षरण पर रोक, कागज उद्योग को कच्चा माल के अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। सरकार वृक्षारोपण करने के लिए वन महोत्सव का आयोजन करती है। सड़कों, नहरों, रेल पटरियों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। तो वृक्षारोपण के ये लाभ हैं। वृक्षारोपण के लाभों के बारे में आपको हमने बताया। इसका उत्तर कम से कम 50 शब्दों में, हम आपको 70-80 शब्द सुना रहे हैं, 50 शब्द से कम में नहीं देना है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 के खंड गा प्रश्न पे आते हैं। उसका हम आपको उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। फसल चक्र से होने वाले लाभों का वर्णन करें। फसल चक्र से होने वाले लाभों का वर्णन करें। तो फसल चक्र से क्या लाभ हैं, इसका वर्णन हम आपको सुनाते हैं। फसल चक्र से होने वाले लाभों का वर्णन। तो चलिए सुनिए भाई। फसल चक्र से होने वाले लाभ निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? फसल चक्र से होने वाले लाभ निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर डालना चालू करेंगे। नंबर 1, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी नहीं होती है। फिर से सुन लें, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी नहीं होती है। अब फिर लिखेंगे दूसरा, नंबर 2, जैव पदार्थों का अभाव नहीं होता है। फिर से सुन लें, नंबर 2, जैव पदार्थों का अभाव नहीं होता है। नंबर 3, फसलों का रोगों और कीटों से बचाव होता है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? फसलों का रोगों और कीटों से बचाव होता है। नंबर 4 डालेंगे। नंबर 4, फसल उत्पादन में व्यय कम होता है। फसल उत्पादन में व्यय कम होता है। फिर नंबर उसके आगे लिखेंगे, नंबर 8, अधिक अन्न उत्पादन होता है। नहीं, फसल 3 नंबर हो गया, फसलों का रोगों और कीटों से बचाव। नंबर 4 पे आ जाएं, खरपतवारों का नाश होता है। खरपतवारों का नाश होता है। नंबर 5, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। नंबर 5 में लिखेंगे भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। नंबर 6 में लिखेंगे भूमि में विकार उत्पन्न नहीं होता। नंबर 6 लिखेंगे भूमि में विकार उत्पन्न नहीं होता। नंबर 7 लिखेंगे फसल उत्पादन में व्यय कम होता है। नंबर 8 लिखेंगे अधिक अन्न उत्पादन होता है। नंबर 9 लिखेंगे किसान को अधिकाधिक आर्थिक लाभ होता है। किसान को अधिक लाभ होता है। फिर उसके आगे लिखेंगे बाजार की मांग पूर्ति की जा सकती है। 10 नंबर पे लिखेंगे बाजार की मांग पूर्ति की जा सकती है।
तो चलिए इसको हम एक बार फिर सुनाते हैं आपको, सुनिए। फसल चक्र से निम्नलिखित लाभ होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी नहीं होती है। नंबर 2, जैव पदार्थों का अभाव नहीं होता है। नंबर 3, फसलों का रोगों और कीटों से बचाव होता है। नंबर 4, खरपतवारों का नाश होता है। नंबर 5, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। नंबर 6, भूमि में विकार उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 7, फसल उत्पादन में व्यय कम होता है, मतलब खर्चे कम हो जाते हैं। फिर नंबर 8, अधिक अन्न उत्पादन होता है। नंबर 9, किसान को अधिकाधिक आर्थिक लाभ होता है। नंबर 10, बाजार की मांग की पूर्ति की जा सकती है। नंबर 10, बाजार की मांग की पूर्ति की जा सकती है। तो ये लघु उत्तरीय तीनों प्रश्न आपके हो गए हैं। इससे कम में नहीं लिखना है भाई, और सेशन को 2-3 बार देखेंगे, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के लिए 100 शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 शब्दों में देना है भाई, 100 शब्दों में। तो चलिए 100 शब्दों में देना है इसके उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है, तो इसमें लिखेंगे, कैसे लिखना है ये आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। प्रश्न 7 हो गया। फिर खंड का, अब यहां से आप उत्तर लिखना चालू करेंगे, ठीक, समझिए। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ आते हैं। बाग लगाते समय प्रश्न का, खंड का, बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से वर्णन आपको करना है इसका। कम से कम 100 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका वर्णन हम आपको सुनाते हैं, इसका विस्तार पूर्वक हम आपको बताते हैं। अब ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। तो चलिए हम बताना चालू करते हैं। बाग लगाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, स्थान का चयन, ये हेडिंग डाल देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। स्थान का चयन, फिर आगे लिखेंगे स्थान का चयन काली पेन से, फिर उत्तर लिखेंगे। बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर से, बाग लगाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, स्थान का चयन, काली पेन से स्थान का चयन, फिर लिखेंगे नीली पेन से, बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर दूसरा लिखेंगे, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, सिंचाई की सुविधा, काली पेन से सिंचाई की सुविधा। फिर उत्तर लिखना है उसके आगे नीली पेन से, पौधों के सुचारू रूप से वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर से सुने, नंबर 2 सिंचाई की सुविधा, फिर उसके आगे लिखेंगे पौधों के सुचारू रूप से वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
फिर नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, काली पेन से लिखेंगे जल निकास की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था। फिर उसके यहाँ नीली पेन से लिखना चालू करें, वर्षा ऋतु में पानी ना रुके, इसके लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास की व्यवस्था ये काली पेन से। फिर उसके आगे लिखेंगे वर्षा ऋतु में पानी ना रुके, इसके लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर चौथी हेडिंग डालेंगे, नंबर 4 हेडिंग जलवायु, काली पेन से। फिर लिखना चालू करेंगे जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए, जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। ये चौथी हेडिंग है जलवायु। जलवायु में लिखेंगे जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। फिर हेडिंग 4 डालेंगे, 5 हेडिंग, 5वीं हेडिंग यातायात की सुविधा। 5वीं हेडिंग क्या डालेंगे, यातायात की सुविधा। अब लिखेंगे नीली पेन से यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिससे फलों को बाजार तक आसानी से पहुंचा जा सके। फिर से सुन लें, यातायात की सुविधा, हेडिंग नंबर 5 यातायात की सुविधा। अब उसके आगे लिखना चालू करेंगे यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिससे फलों को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अब हेडिंग डालेंगे नंबर 6 बाजार की निकटता। हेडिंग कौन सी डालेंगे, हेडिंग 6 काली पेन से बाजार की निकटता। फिर उत्तर लिखेंगे बाजार बाग से निकट होना चाहिए, बाजार बाग से निकट होना चाहिए, जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। फिर से सुन लिए इसको, बाजार बाग से निकट होना चाहिए, बाजार की निकटता हेडिंग है, उसके आगे लिखना है बाजार बाग से निकट होना चाहिए, जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। फिर हेडिंग 7 नंबर 7 डालेंगे कुशल श्रमिक की उपलब्धता, कुशल श्रमिक की उपलब्धता, ये हेडिंग डालेंगे। फिर लिखना चालू करेंगे कुशल अनुभवी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में कृषि कार्य से लेकर फल तोड़ाई तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। 7वीं हेडिंग क्या है, कुशल श्रमिक की उपलब्धता। तो इसमें लिखेंगे कुशल श्रमिक की उपलब्धता, काली पेन से। नीली पेन से लिखना चालू करें कुशल अनुभवी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में कृषि कार्य से लेकर फल तोड़ाई तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। तो आखिर में लिखेंगे कि बाग लगाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आखिरी में लिखेंगे बाग लगाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये उत्तर होगा भाई। अब दीर्घ उत्तरीय में दूसरा प्रश्न नंबर 7 का खंड ख प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या प्रश्न है, सूरजमुखी की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में वर्णन कीजिए। सूरजमुखी की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में वर्णन कीजिए। खंड ख। तो चलिए हम इसका वर्णन करते हैं।
सूरजमुखी की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में वर्णन करना है। हम आपको बताते हैं, अब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। कीट नियंत्रण, तो सुनिए, सूरजमुखी में कभी कभी दीमक, हरे फुदके तथा चना के फली बेधक का प्रकोप होता है। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपायरिसिफास दवा बोने के समय खेत में मिला देना चाहिए। हरे फुदके पत्तियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए एजाडिरेक्टिन 0.15 EC की 1 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। चना के फली बेधक की सूंडियाँ मुंडक के दानों को खा जाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्विनालफास 25 EC की 2 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर रोग नियंत्रण सुन ले। खरीफ ऋतु वाली फसल में फफूंद जनित अंगमारी का प्रकोप अधिक होता है। डाइथेन 145 की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-15 दिनों के अंतर पर 2 या 3 सप्ताह बाद छिड़काव करना चाहिए। तो चलिए भाई, सूरजमुखी की फसल में कीट और रोधक नियंत्रण के लिए बारे में हम फिर से आपको बताते हैं, सुनना चालू रखें। कीट नियंत्रण, सूरजमुखी में कभी कभी दीमक, हरे फुदके तथा चना के फली बेधक का प्रकोप होता है। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपायरिफास दवा बोने के समय खेत में मिला देना चाहिए। हरे फुदके पत्तियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए एजाडिरेक्टिन 0.15 EC की 1 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। चना के फली बेधक की सूंडियाँ मुंडक के दानों को खा जाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्विनालफास 25 EC की 2 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। रोग नियंत्रण, खरीफ ऋतु वाली फसल में फफूंद जनित अंगमारी का प्रकोप अधिक होता है। डाइथेन 145 की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-15 दिनों के अंतर पर 2 या 3 सप्ताह बाद छिड़काव करना चाहिए। तो चलिए भाई, सूरजमुखी के कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण के बारे में आपको सुनाया। तो अब इस प्रकार ये सेशन आप पूरा होता है, और सेशन को स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।